मॉन्स्टर मर जाता है। टोका सोचता है कि ये मॉन्स्टर डिस्पोजल रूइंस के मॉन्स्टर जैसा है पर कमजोर है। उसे थोड़ी निराशा होती है कि लैंड ऑफ मॉन्स्टर उतना खतरनाक नहीं है जितना उसने सोचा था। वो मॉन्स्टर के काम के सामान निकालने लगता है, जिसे देखकर सारा क्यूरियस होती है। वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है। टोका बताता है कि इस प्रकार के मॉन्स्टर का जिक्र उसने फॉरबिडन आर्ट वाली किताब में पढ़ा था। वो किताब सारा को देता है और वो तुरंत उस मॉन्स्टर का वर्णन ढूंढ निकालती है। सारा नोटिस करती है कि ये प्राणी एक फॉरबिडन आइटम बनाने का इंग्रेडिएंट है। सारा की रुचि देखकर टोका किताब उसे गिफ्ट कर देता है कुछ समय के लिए। सारा उसका धन्यवाद करते और टोका समझ जाता है कि सारा उसकी हर बात को आसानी से समझ लेती है, इसलिए उसे अपनी बातों में सावधानी रखनी होगी। सामान इकट्ठा करने के बाद टोका घोषणा करता है कि उनकी मॉन्स्टर लैंड पर विजय यात्रा शुरू होती है। आगे बढ़ते हुए वो सब एक नदी तक पहुंचते हैं, जैसे टोका बिना दिक्कत क्रॉस कर लेता है। फिर एलिजाबेथ की बारी आती है। ईव उसे मदद करने का ऑफर देती है, लेकिन एलिजाबेथ जिद करती है कि वो खुद नदी पार करेगी। एलिजाबेथ पत्थरों पर पैर रखकर नदी पार करना शुरू करती है, पर एक पत्थर पर फिसल जाती है, लेकिन पिगी मारू उसे गिरने से बचा लेता है। ईव सुकून महसूस करती है और टोका का शुक्रिया अदा करती है कि उसने सेफ्टी का ध्यान रखा। टोका मुस्कुराकर कहता है कि जब एलिजाबेथ किसी चीज का इरादा कर लेती है तो वो उसका पूरा साथ देगा। वो ये भी कहता है कि कभी वो ऐसा ही परिस्थितियों से गुजरा है, पर साथ ही ये स्पष्ट करता है कि वो ये सब अपने फायदे के लिए भी कर रहा है। जब एलिजाबेथ पार पहुंचती है वो नोटिस करते हैं कि ईव और टोका कुछ फुसफुसा रहे थे, तो वो पूछते हैं कि वो लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे थे। ईव तुरंत मना कर देती है और झूठ बोलती है कि वो हाई एल्फ और ह्यूमन के बीच पैदा होने वाले बच्चों पर बात कर रहे थे जो बहुत रेयर होते हैं। फिर वो मजाक में सोचते हैं कि टोका और सारा के बच्चे कैसे दिखेंगे, पर ये बात सुनते ही नदी क्रॉस कर रही सारा घबरा जाती है और बैलेंस खो देती है और पानी में जा गिरती है। कुछ देर बाद वो भींगी हुई माफी मांगती है कि वो अपना ध्यान हटा बैठी। ईव हैरान होती है कि सारा जैसी गंभीर लड़की भी कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। सारा ठंडी से कांप रही होती है तो टोका उसे अपना ओवरकोट उसके कंधों पर रख देता है। वो हल्के मजाक में कहता है कि उम्मीद है उसकी स्मेल से उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सारा भी मुस्कुराकर कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे टोका हैरान हो जाता है क्योंकि वो मजाक कर रहा था। फिर पता चलता है कि सारा भी तो मजाक ही कर रही थी। यात्रा जारी रहती है, तभी ईव को कुछ आता हुआ महसूस होता है, तो सारा तुरंत एलिजाबेथ को प्रोटेक्ट करने उसके सामने आ जाती है। टोका पूछता है क्या ईव इन मॉन्स्टर को जानती है और ईव स्वीकार करती है वो इन्हें हरा नहीं सकती। टोका पूछता है क्या यही वजह थी जिस वजह से ईव और एलिजाबेथ मॉन्स्टरलैंड छोड़कर भागे थे, और ईव हाँ मैं जवाब देती है। टोका ईव को पीछे हटने को कहता है, समझाते हुए कि ये उसके बस की बात नहीं है। टोका पिगी मारू से मर्ज करने का वक्त नहीं पाता और एक पेड़ के पीछे पोजीशन ले लेता है। मॉन्स्टर नजदीक आता है और टोका की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि वो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ने वाला है जो ईव जैसे वॉरियर को भी डिफीट कर सकते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर उसकी रेंज में आता है टोका अपना पैरालाइज स्पेल डाल देता है, फिर तुरंत बजर के स्पेल से उन्हें खत्म कर देता है। मॉन्स्टर के मरते ही टोका एक लेवल गेन करता है। ईव पूछती है कि क्या टोका इन मॉन्स्टर को जानता है। टोका बताता है कि शायद ये मीनोजॉट्स हैं और उनके पंजे काटना शुरू कर देता है। ईव घबराकर पूछते क्या वो उन्हें खाएगा। सारे क्लैरिफाई करते कि फॉरबिडन आर्ट किताब के हिसाब से ये इंग्रेडिएंट पिगी मारू जैसे स्लाइम को एनहांस करने का साधन है। ये बात सुनकर पिगी मारू नाक से कोड़ लेता है, लेकिन टोका कहता है कि जब वो इसे सॉल्यूशन बना देगा तो शायद ये उतना बुरा टेस्ट नहीं करेगा जितना भी कर रहा है। तभी अचानक सब एक तीखी खतरनाक मर्डरस इंटेंट महसूस करते हैं, पर वो इतनी ही तेजी से गायब भी हो जाती है। पिगी मारू अलर्ट करता है कि वो किलिंग इंटेंट टोका के बैग से आ रहा है। जब टोका बैग चेक करता है तो पाता है कि पहले लिया हुआ अंडा चमक रहा है। अंडा टूटता है और उसमें से एक घोड़ा निकलता है जो पल भर में बड़ा होते होते पूरे जवान प्राणी में बदल जाता है। ये देख के सभी हैरान रह जाते हैं। घोड़ा टोका को प्यार से रगड़ता है और टोका उसे हल्के से छूकर नोटिस करता है कि उसकी पीठ पर कुछ अजीब सा है। सारा बताती है कि वो एक मैजिक एब्जॉर्बिंग अंग है जो कुछ जादुई प्राणी और मॉन्स्टर में होता है। टोका सबको पीछे हटने को कहता है और अपना मैजिक उस अंग में डालने लगता है। वो अंदाजा लगाता है कि ये प्राणी एम्बियंट मैजिक से बड़ा होगा। जैसे ही टोका 1000 मैजिक पॉइंट डालता है घोड़ा और बड़ा हो जाता है, जिसे देख के ग्रुप हैरान होकर इस बदलाव को देखता है। टोका सोचता है कि अब ये लगेज उठाने के लिए परफेक्ट है, पर घोड़ा और चाहने लगता है। टोका को धक्का देकर और मैजिक मांगता है। टोका उसे 10,000 मैजिक पॉइंट और दे देता है, जिस वजह से घोड़ा फिर से बदलकर एक विशाल ताकतवर 8 पैरों वाला प्राणी बन जाता है। एलिजाबेथ पूछती है कि टोका इस घोड़े का क्या नाम रखेगा। टोका घोड़े के 8 पैर देखता है और उसका नाम स्ले रखता है। फिर सारा उसे छूने जाती है और घोड़ा प्यार से उसे चाटने लगता है। ईव हंसी से कहती है कि लगता है ये सारा को काफी पसंद करने लगा है। टोका पूछता है कि क्या वो अपनी पहली फॉर्म में लौट सकता है। जब वो आसानी से छोटा हो जाता है तो टोका सुकून महसूस करता है। हीरोज के ट्रेनिंग कैंप में आयक अपनी टीम को उनकी कमियों पर काम करते देख रही होती है। कुछ लोग परेशान होते हैं पर आयका उन्हें तसल्ली देती है कि सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशा जी की टीम का माहौल काफी हल्का फुल्का होता है। उसके साथियों को लगता है कि वो बहुत अच्छी लीडर है और उनका लेवल अब तेजी से बढ़ रहा है। आशा जी कहती है कि ये सब उनकी टीम की प्राकृतिक प्रतिभा और मजबूत टीम वर्क की वजह से हो रहा है। फिर सब मिलकर मॉन्स्टर ढूंढते हैं और एक्सपीरियंस पॉइंट भी ईमानदारी से बांट लेते हैं और इसी वजह से शर्मीली काबोटो भी लेवल अप कर पाई और वो आशा जी का शुक्रिया अदा करती है। तब हम देखते हैं कि किरीहारा का चेहरा टेंस है। सोगो पूछता है कि क्या बात है। किरीहारा अपनी नाराजगी जताता है कि उनके ट्रेनर सिर्फ कमजोर जैसे मॉन्स्टर भेज रहे हैं क्योंकि वो हमें कमजोर समझते हैं, पर वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो अपनी असली पावर का इस्तेमाल करके सभी लोगों का मुंह बंद कर देगा। फिर सीन इंस्ट्रक्टर की तरफ शिफ्ट होता है जो देखते हैं कि कुछ खतरनाक मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हीरोज उनका सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो खुद उन्हें मारने जाते हैं। वो नेयन को मदद के लिए बुलाते हैं पर किरीहारा इरिटेट हो जाता है कि उन्हें साइड पर रखा जा रहा है कमजोर समझकर। जैसे ही कुछ मजबूत मॉन्स्टर पास आते हैं नेयन उनका अंदाजा लगाकर समझ जाती है कि ये हीरोज के लिए तेज है। वो एक को खत्म कर देती है और दूसरा इंस्ट्रक्टर दूसरे को गिरा देता है, लेकिन तब पूरा झुंड उन पर टूट पड़ता है और इस बार किरीहारा बिल्कुल रुका नहीं रहता और वो गुस्से में आकर अपना ड्रैकोनिक बस्टर
मॉस्टर चलाकर सारे मॉस्टर को जलाकर मार डालता है। लड़ाई के बाद वो इंस्ट्रक्टर से कहता है कि अब वो उसके बारे में अपनी राय बदलें क्योंकि ये उसकी असली क्षमता है। तभी काबुतो नोट करते हैं कि टाकाटो सिस्टर वहाँ से गायब है। फिर हम टाकाटो सिस्टर को देखते हैं जो थोड़ी दूर होती हैं। वो आवाजें सुनकर समझ जाती हैं कि कुछ हो रहा है और वापस ग्रुप के पास जाने का फैसला करती है। इसुकी कहती है कि अब रुकने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो जासूस उन्हें मिले थे वो पकड़े जाते ही अपने आप को मार चुके हैं। हाजिरी सोचती शायद उन जासूसों को उन्हें देखने के लिए गॉडेस वीचेस ने भेजा होगा। रात को फॉरेस्ट कैंप में टोका दूर तक देखते हुए खड़ा होता है। सारा आकर कहती है कि सिले के होने से उनकी यात्रा बहुत तेजी से हो रही है और इसी वजह से वो बहुत ही जल्द विच और टैबू तक पहुंच जाएंगे। वो पूछते कि टोका ध्यान से इतना क्या देख रहा है। टोका बताते है कि उसे दूर एक अजीब रोशनी दिखी, शायद कोई मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे होंगे। सारा समझ जाती है कि टोका उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है, वही दिशा जहाँ एलियन का शहर है, जहाँ वो अभिशापित देवी रहती है जिससे सब नफरत करते हैं। अगली सुबह सारा जागती है और देखती है कि टोका कैंप में नहीं है। ईव उसे तसल्ली देती है कि टोका उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। वो बाहर जाते हैं और टोका को मॉन्स्टर के ढेर के बीच में खड़ा पाते हैं और टोका आराम से बताता है कि उन्हें मॉन्स्टर की मौजूदगी उसने रात में महसूस की थी और उन्हें वो खत्म करने आ गया। ईव का सहरा सचमुच चौंक जाता है जब वो देखती है कि मरे हुए मॉन्स्टर में से एक ह्यूमन फेस बीस्ट भी है। उसे यकीन नहीं होता कि टोका ने अकेले इतने खतरनाक प्राणी को मार दिया। फिर टोका बस कंधे उचकाकर कहता है कि उसके लिए कोई खास मुश्किल नहीं थी। वो मॉन्स्टर में से काम के सामान ढूंढने लगता है। ईव अब भी हैरान होते पर सारा मुस्कुराकर कहती है यही हमारा टोका है। वो सोचते हैं कि टोका की वजह से ही वो मॉन्स्टर लैंड में इतनी हिम्मत से बढ़ पा रहे हैं। उसे यकीन है कि टोका कुछ भी कर सकता है पर वो अंदर ही अंदर चाहते हैं कि टोका के लिए सारा बोझ न उठाए। सीन शिफ्ट होता है और वो लोग एक बड़े पहाड़ के क्षेत्र के सामने खड़े होते हैं। वो जान लेते हैं कि ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि सिले भी उन पर चढ़ नहीं सकता। टोका क्लिफ के किनारे एक पतली सी राह देख लेता है और सबको जल्दी चलने का हुक्म देता है। सारा सजेस्ट करते हैं कि टोका थोड़ा आराम कर ले पर वो मना कर देता है। वो बढ़ती नमी और हवा से महसूस करता है कि बारिश आसपास ही है, इसलिए वो चाहता है कि वो जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ लें। चलते हुए वो सब नोट करते हैं कि आसपास बिल्कुल भी मॉन्स्टर नहीं है। वो अनुमान लगाते हैं कि शायद वो विच ऑफ टैबू के और नजदीक आ गए हैं। टोका एलिजाबेथ से पूछता है क्या वो ठीक है। एलिजाबेथ स्वीकार करते हैं कि लैंड ऑफ मॉन्स्टर डरावना है पर वो संभाल लेगी अपने आप को। आगे एलिजाबेथ कहती है कि सारा ने उसे बताया है जब तक टोका जिंदा है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे सही सलामत। टोका सोचता है ये दोनों उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे हैं, फिर भी वो उनका विश्वास तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए पूरी कोशिश करने का संकल्प लेता है कि वो उन्हें सुरक्षित रखेगा। कुछ देर बाद वो लोग एक बड़ी गुफा के पास पहुंचते हैं। टोका कहता है कि जैसे ही उसे पार कर लेंगे विच ऑफ टैबू आसपास होनी चाहिए। ग्रुप को सुकून होता है कि वो बहुत दूर आ चुके हैं। ईव तुरंत टोका का धन्यवाद करती है पर टोका कह देता है कि शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक सौदा था जहाँ दोनों तरफ फायदा था। ईव बताती है कि वो हमेशा ब्लड स्पोर्ट अरीना से निकलकर एलिजाबेथ के साथ शांत जीवन जीना चाहती थी पर उसका सपना छीन लिया गया। पर अब टोका ने उसे एक नई उम्मीद दी। वो कहती है कि इसके बाद वो एलिजाबेथ के साथ एक छोटा सा फार्म खोलना चाहेगी। पर तभी अचानक ईव के बिल्कुल करीब एक मॉन्स्टर हमला करता है। ईव 40 से उसे काट गिराती है पर टोका का दिल बेचैन हो जाता है। उसे लगता है पक्का यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। ईव कहती है कि मॉन्स्टर मर चुका है। टोका कंफर्मेशन के लिए पैरालाइज स्पेल मॉन्स्टर पर डालता है पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। मतलब मॉन्स्टर सच में मरा हुआ है। लेकिन फिर अचानक वो डेड मॉन्स्टर एक भयानक चीख निकालता है जो गुफा में गूंज उठती है। ये सुनकर टोका का चेहरा गंभीर पड़ जाता है क्योंकि उसे शक होता है ये चीख दूसरे मॉन्स्टर को बुलाने का संकेत है। और जैसे ही गूंज शांत होती है टोका महसूस करता है कि हर दिशा से मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। टोका तुरंत समझ जाता है कि हालत बहुत बिगड़ने वाली है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतने बड़े झुंड का सामना अकेले कर पाएगा या नहीं। फिर भी उसे समझ आता है कि ये पूरा जंगल बिग माउथ प्राणी का शिकार क्षेत्र है। जो चीख उसने मौत से पहले निकाली वो एक तरह का संकेत थी बाकी मॉन्स्टर को बुलाने के लिए। और वो हैरान होता है कि एक ही चीख ने इतने प्राणियों को कैसे जगा दिया। फिर भी उनके पास थोड़ा सा वक्त अभी भी बचा होता है। तभी ईव आगे बढ़कर कहती है कि वो मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींच लेगी और बाकी लोग विच ऑफ टैबू को ढूंढने का मौका पा जाएंगे। और ईव ये भी वादा करती है कि वो बाकी सभी के भागने के लिए रास्ता बना देगी। पर ये बात सुन के एलिजाबेथ तुरंत मना कर देती है। पर ईव ठान लेती है और कहती है कि ये सब उसकी चूक से हुआ इसलिए जिम्मेदारी लेना उसका फर्ज बनता है और कुछ नहीं। फिर ईव अपने तेज होश और जंगल में घुल मिलकर चलने की कला का जिक्र करती है। निकलने से पहले वो एलिजाबेथ से कहती है जब तक वो लौटकर नहीं आ जाती सारा और टोका की बात मानकर चलना। और एलिजाबेथ मजबूरी में हाँ कह देती है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। पर टोका उसे रोकता और कहता है कि वो इस योजना को तभी मानेगा जब ईव जिंदा लौटने का वादा करे। ईव कहती है कि वो वापस जरूर आएगी पर टोका के चेहरे पर शक साफ दिख रहा होता है। वो बताता है कि इतने बड़े जोखिम में जिंदा बचने के उसके मौके बहुत कम है और जिम्मेदारी सिर्फ उस पर नहीं पड़ती। टोका यह दिलाता है कि मॉन्स्टर इतने अच्छे से छुपा था कि चाहे ईव जितनी भी सावधान होती उन्हें नहीं देख सकती। सारा भी आगे बढ़कर कहती है कि वो ईव की जगह होती तो वही करती जो उसने किया और इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। पर टोका फिर मानता है कि असली गलती उसकी थी। उसे मॉन्स्टर पर अपना स्टेटस एलिमेंट जल्दी से चलाना चाहिए था इसलिए सारी गलती ईव पर डालना अनुचित है। ईव कुछ और बोलना चाहती है पर टोका उसे रोक देता है। और टोका फिर कहता है कि विच ऑफ टैबू तक पहुंचने के लिए ईव का होना उन सभी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि विच ने जो मैप ईव के लोगों को दिया था वो उनके प्रति विच का विश्वास दिखाता है। तभी टोका नोटिस करता है कि उसका वॉइस प्रोजेक्शन जैम लगभग सख्त हो चुका है। वो उसे अपने मार्क्स में जोड़ देता है। फिर वो कहता है कि इस वक्त का सबसे मजबूत संगठन सिर्फ वो खुद पिगी मार्गो स्ले है। सिर्फ उसका स्टेटस एलिमेंट ह्यूमन फेस मॉन्स्टर को सच में मार सकता है और जिम्मेदारी जैसा भारी शब्द का फैसला करना उसका फर्ज है। किस पर क्या बोझ डलेगा वो भी तय वो ही करेगा। और टोका की ये सब बातें सुन के ईव चुप होकर सिर हिला देती है। सारा उसे शुभकामनाएं देती है। टोका हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि अगर वो वापस नहीं आया तो जिम्मेदारी वही संभाले। तो सारा घबराकर कहती है कि ऐसी अशुभ बातें न करो। पर फिर भी टोका
के निर्देश मानने को राजी हो जाते हैं। फिर ये सब बोलने के बाद टोका लड़ने के लिए चल पड़ता है। दूसरी तरफ हीरो जंगल में भाग रहे होते हैं क्योंकि मॉर्टल उनके पीछे आ चुके होते हैं और सोगो और किरीहारा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। किरीहारा समझ जाता है कि मॉर्टल उन्हें कमजोर समझ करते हैं, रास्ते का पत्थर मान रहे हैं। तभी एक लड़की गिर जाती है और मॉर्टल पर हमला करने ही वाला होता है कि काबुटो तेजी से आकर उसे बचा लेती है। पर लड़की इतनी डरी होती है कि बिना काबुटो को देखे भाग जाती है और काबुटो खुद को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि अभी तक कोई नहीं मरा। पर अगले ही पलों से याद आता है टोका तो पहले ही मर चुका है। ये याद आते ही मॉर्टल उस पर हमला करने को होता है, लेकिन तभी दूसरी ओर उसी वक्त टोका महसूस करता है कि मॉर्टल उसकी तरफ आ रहे हैं। वो बताता है कि उसने सारा और बाकी लोगों को एक सुरक्षित गुफा में छुपा दिया है। फिर वो अपने मानस से लेकर उसके अंतिम रूप में बुलाता है और जंगल के बीच एक खुली जगह पे पहुंच जाता है। पिगी मारू को संकेत देने का हुक्म देता है। पिगी मारू मास्क में लगा वॉइस जैम से जोर की आवाज निकालता है जो पूरे क्षेत्र में गूंज जाती है। जैसे ही सारे मास्टर उसकी तरफ मुड़ते हैं टोका हल्का सा हंसकर कहता है चलो शिकार शुरू हो गया। फिर सिले पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ता है। पीछे से दरिंदरों का संगार उनके पीछे पड़ा होता है। टोका समझ जाता है कि बचना बहुत मुश्किल है, खासकर ह्यूमन से मॉन्स्टर की वजह से। पर वो अपने साथियों को अपनी शंका नहीं दिखाता, लेकिन वो पिगी मारू और सिले से पूछता है क्या तुम अपनी जान मेरे हवाले करते हो हम सबको बचाने के लिए? और दोनों बिना झिझके हाँ कर देते हैं। टोका पिगी मारू के साथ मर्ज हो जाता है और सिले पूरी ताकत से भागता रहता है। तभी कैंप में आयाका को खबर मिलती है कि उनके 2 क्लासमेट मॉन्स्टर के हाथों मारे गए हैं। गुस्से में भरी आयाका यासु से सवाल करते हैं क्योंकि वो उन्हीं के ग्रुप में थे। यासु ठंडे स्वर में कहता है उन जैसे कमजोर लोगों की जान उस जैसे हाई रैंक हीरो के सामने कुछ नहीं, इसलिए उसने सबसे पहले अपनी जान बचाई और किसी की नहीं। आयाका उसकी बात नहीं मानती। उसे याद आता है जब मॉन्स्टर उनकी तरफ दौड़ रहे थे यासु ने किसी को बचाने की कोशिश तक नहीं की। यासु चढ़कर पूछता है वो क्या कहना चाहती है। आयाका शांत स्वर में कहती है कि एक क्लास हीरो होने के नाते उसे अपनी टीम की रक्षा करनी चाहिए थी। ये बात यासु को चुभती है और वो फट पड़ता है। आयाका उसे याद दिलाती है कि शक्ति के साथ कर्तव्य आता है, पर यासु ठुकराता है और कहता है कि वो क्यों बात कर रही है जैसे वो कोई महान पावर रखती हो। फिर वो असली जहर उगलता है जो मरे उनकी ऐसी ही किस्मत थी। टोका उसे तो तुम सबने पहले ही बलि चढ़ा दिया था ना। किरीहारा दूर से सुनकर यासु को बेचारा कमजोर नमूना बोलकर उसकी हंसी उड़ाता है। वो कहता है कि हर इंसान की एक सीमा होती है और यासु अब तक अपनी देख ही नहीं पाया। ये बातें सुन के यासु गुस्से से फटने को होता है तो सोगो बीच में आता है, पर किरीहारा उसे और नीचे दिखाता है। तू कभी मेरे रैंक तक पहुंच ही नहीं सकता। यासु जवाब देता है कि एस रैंक होना सब कुछ नहीं है। वो आयाका की तरफ इशारा करता और कहता है वो भी एस रैंक है, पर अभी तक उसकी यूनिक स्किल भी नहीं जागी तो रैंक से क्या होता है। यासु हल्की सी मुस्कान के साथ किरीहारा को छेड़ता है कि अगर वो सोचता है कि सिर्फ रैंक उससे बेहतर बनाता है तो वो बेहद गलत है। जल्दी वो साबित करेगा कि असली राजसी क्षमता किसके पास है। सुगो उसकी बात से भड़क उठता है, पर किरीहारा उसे रोक कर चुप करा देता है जबकि यासु घमंड से वहाँ से निकल जाता है। फिर किरीहारा आयाका की तरफ मुड़कर सूखे स्वर में कहता है तुम एस क्लास के नाम पर कलंक हो। उम्मीद है तुम्हारा दिमाग में ये बात घुस जाए। जाते जाते वो ये भी बोलता है उसे सबको दिखाना होगा कि असली क्षमता क्या होती है ताकि यासु जैसे जाहिल लोग भी समझ सके उसकी बात। उसके जाते ही एक लड़की बताती है कि काबुटो कहीं दिख नहीं रही, जिससे आयाका की चिंता और बढ़ जाती है। उधर गुफा में ईव अचानक कहती है कि वो टोका के पीछे जाने वाली है। सारा हैरान होकर पूछती है क्यों। ईव समझाती है कि बाहर बहुत ज्यादा राक्षस हैं और टोका के लिए सबको नहीं संभाल सकता चाहे उसकी विशेष कला कितनी भी शक्तिशाली हो। और दूसरी बात जब से हम इस जगह पर आए हैं तब से टोका एक भी पल तक विश्राम नहीं कर पाया है और लगातार मॉन्स्टर से लड़ता आ रहा है। सारा अंदाजा लगाती है कि टोका ने अपनी स्लीप स्किल सब पर लगाई हो ताकि सबको चैन की नींद मिले, पर उसने अपनी ही नींद बलिदान कर दी। शायद इसी बलिदान की वजह से वे जंगल कितने गहरे तक पहुंच पाए। ईव ये भी बताते हैं कि वो बस मुंह से बड़ा बड़ा नहीं बोल रही, वो वास्तव में कठिन पर्यावरण में बिना आवाज के चलने की माहिर है और रात में उसकी दृष्टि तेज है, इसलिए उसे मसाल की जरूरत भी नहीं होती अंधेरे में देखने के लिए। सारे को समझ आता है कि ईव सच बोल रही है। ईव ये भी बताती है कि अगर टोका या सिल्ले भारी रूप से घायल हो जाए तो उन्हें उठाकर लाने वाली सिर्फ वही है। टोका को खो देना संभव नहीं है। सारा जो जिम्मेदारी निभा रही थी माफी मांगती है कि उसने ईव पर शक किया। ईव मुस्कुराकर कहती है तुम टोका की बड़ी फिक्र करती हो है ना। सारा लाल पड़ जाती है और धीमे स्वर में कहती है मैं तो टोका से प्यार करती हूँ, तो ये तो स्वाभाविक ही है ना। जाने से पहले ईव एलिजाबेथ को सारा का कहना मानने को बोलती है। सारा ईव से वादा करवाती है कि वो जिंदा वापस आएगी। ईव सिर हिलाती है, फिर एलिजाबेथ की सुरक्षा सारा को सौंप देती है। सारा गंभीर होकर कहती है मैं पूरी शक्ति लगा दूंगा उसकी हिफाजत में। ईव पलट कर चल पड़ती है सोचते हुए कि टोका का असर सारा पर भी पड़ चुका है। जंगल के दूसरे हिस्से में टोका पिगी मारू को फैलाकर पीछे वाले राक्षसों को निशाना बनाता है और एक समूह पर बजर चला देता है। कुछ राक्षस एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, पर अधिकतर अभी भी उसका पीछा करते रहते हैं। टोका हैरान होता है कि ये प्राणी कितनी जल्दी अपनी रणनीति बदल लेते हैं। वो कुछ को पैरालाइज करता है, पर प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं टिकता। फिर उसे पता चलता है कि जो ह्यूमन फेस मॉन्स्टर आगे बढ़ रहे हैं वो उसके टेंटिकल हमलों को संभालने लगे हैं। टोका अपने पेट एनिमल से पूछता है क्या वे अभी और आगे बढ़ सकते हैं, तो दोनों हाँ में जवाब देते हैं। तभी आसमान फट जाता है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बरसात की वजह से राक्षसों की आहट दब जाती है, दृष्टि भी कम हो जाती है। साथ ही टोका महसूस करता है कि उसका एमपी तेजी से गिर रहा है और इसी वजह से पिगी मारू के साथ अभी अनमर्ज होना संभव नहीं है और वर्तमान स्थिति में मर्ज सिर्फ 10 मिनट तक टिक पाएगा। टोका तुरंत प्लान बनाता है कि इस लड़ाई को जारी रखने का एक ही तरीका है लेवल अप करना, वो भी ह्यूमन फेस मॉन्स्टर को मार के, क्योंकि उनसे टोका को छोटे मॉन्स्टर से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे, इसलिए वो उन्हें निशाना बनाता है। पर ये जोखिम बड़ा कदम होता है क्योंकि मॉन्स्टर के मरते वक्त अगर टोका उनके पास नहीं होगा तो उसे एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेंगे। सीधा मतलब उसे लौटकर वापस मॉन्स्टर की तरफ ही जाना होगा। वो अपने साथियों से पूछता है यदि मेरे पास एक योजना हो क्या तुम मेरा साथ दोगे, तो दोनों बिना झिझके कहते हैं हम साथ हैं और टोका उनकी वफादारी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। फिर सब मिलकर सीधे उन राक्षसों पर हमला बोल देते
हैं। टोका डार्कनेस और फ्रीज दोनों का प्रयोग करके एक बड़े समूह को बांध देता है। फिर बजर के स्पेल चलाकर उन्हें एक साथ मार देता है, जिससे एक्सपीरियंस पॉइंट की लहर उस पर पड़ती है और वो तुरंत लेवल अप कर लेता है, जिससे उसकी शक्ति फिर से तरोताजा हो जाती है। पीगी मारू के टेंटिकल दोबारा फैल जाते हैं और टोका समझ जाता है कि इस महायुद्ध में टिकने का एक ही तरीका है, लगातार लेवल बढ़ाते रहना। वो एक के बाद एक राक्षसों पर पैरालाइज बजर डार्कनेस स्लीप चलाता रहता है, सोचते हुए कि उनके पास अभी काफी एमपी होना चाहिए। तभी दो विशाल राक्षस उसके करीब आ जाते हैं। टोका उन पर स्लीप चलाना चाहता है, पर वे एक दूसरे राक्षसों को ढाल बना लेते हैं। टोका तुरंत चल पड़ता है, स्ले से उछलकर पीछे की तरफ लैंड करता है और राक्षसों के पीछे से उन्हें पैरालाइज कर देता है। फिर एक तेज बजट से उन्हें मारकर फिर लेवल अप बढ़ा लेता है। वो स्ले पर चढ़कर आगे बढ़ता है, पर राक्षस बिना रुके लौट रहे हैं। फिर अचानक स्ले रासों पर फिसल जाता है और राक्षस उन्हें घेर लेते हैं। टोका हर दिशा में अपनी कला चला देता है, मुश्किल से ही सही पर वो टिक जाता है और हर कुछ पल में वे लेवल बढ़ाता जाता है। इस सब के दूसरी ओर जंगल के एक और हिस्से में काबुटो जिंदा दिखती है। उसने पहले वाले राक्षस को किसी तरह मार दिया, पर वो अभी अपने आप में संघर्ष कर रही है। आया का तेरे शक्तिशाली होने की इच्छा उसके अंदर है, पर डर उसे रोक लेता है। वो सोचती है अगर वो सामने खड़ी होगी तो मारी जाएगी। तभी ईव उससे मिल जाती है और हैरान होती है कि एक मानव लड़की इतनी जोखिम भरी जगह में क्या कर रही है। काबुटो ईव को देखकर घबरा जाती है, पर ईव को वो एलिजाबेथ की याद दिलाती है। ईव उसकी मदद करना चाहती है, पर काबुटो डर के मारे कांपने लगती है, उसे मॉन्स्टर समझकर। ईव उससे कुछ कह ही पाती कि इत्सुकी अचानक उसके ऊपर हमला कर देती है काबुटो की रक्षा में। ईव उसे रोकना चाहती है, पर इत्सुकी ठंडे स्वर में कहती है मैं तुम्हें काबुटो को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी, ये मेरी बहन का आदेश जो है। ईव तुरंत समझ जाती है ये वो दूसरी दुनिया के आई हीरो हैं जिनके बारे में टोका ने चेतावनी दी थी, पर वो कुछ समझ ही पाती कि इत्सुकी फिर से वार करने आ जाती है और इस बार बिना किसी दया के। एलिजाबेथ टोका और अपनी बड़ी बहन को लेकर बहुत घबरा रही होती है, तो सारा उसे शांत करते हुए याद दिलाती है कि टोका ने खुद कहा था इस जगह पर जिंदा बचने का सबसे ज्यादा मौका उसी का है और वो बिना वजह कभी झूठ नहीं बोलता। आगे सारा पूरे विश्वास के साथ कहती है कि टोका एक टुकड़े में जिंदा वापस लौट कर आएगा। उधर इत्सुकी ईव का पीछा कर रही होती है और उस पर बार बार वार करती है, पर ईव हर एक हमले से बड़ी आसानी से बच जाती है। पर धीरे धीरे ईव महसूस करती है कि इत्सुकी के हमले और तेज और सही निशाने वाले होते जा रहे हैं। तब ईव को समझ में आता है इत्सुकी उन योद्धाओं में से है जो असली लड़ाई में अपना स्तर बढ़ाती हैं। जब इत्सुकी अपना अंतिम वार करने ही वाली होती है, उसकी बड़ी बहन हिजरी बीच पर आकर उसे रोक देती है। इत्सुकी हैरान होकर पूछती है कि उसने बीच में आकर उसे क्यों रोका। हिजरी समझाती है कि ईव एक राक्षस जैसी नहीं है, कम से कम उन राक्षस जैसी तो बिल्कुल भी नहीं जिनसे वो दोनों पहले लड़ चुकी हैं। फिर दोनों बहन बहस करने लगते हैं कि ईव ज्यादा शेरनी जैसी है या तेंदुए जैसी, लेकिन आखिर में कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हिजरी बताती है कि ईव की चाल डाल देखकर और उसकी नजर से वो मानव जैसी बुद्धि वाली लगती है, शायद वो बातचीत भी कर सकती है। इत्सुकी को यकीन नहीं होता क्योंकि ईव ने अब तक एक भी शब्द नहीं बोला होता। तब हिजरी बताती है कि इत्सुकी के पहले हमले ने ईव की आवाज छीन ली होगी। इतना सुनकर इत्सुकी समझ जाती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हिजरी अपनी छोटी बहन की तरफ से माफी मांगती है और ईव को समझाती है कि इत्सुकी सिर्फ आदेशों का पालन करना जानती है। इत्सुकी भी सिर झुकाकर माफी मांगती है। ईव हिजरी को समझदार पाती है, पर अपनी सावधानी बिल्कुल नहीं छोड़ती। हिजरी विनम्र स्वर में ईव से संकेत के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना चाहती है। पहले पूछती है क्या ईव उनसे बैर रखती है। ईव सर हिलाकर ना कहती है। फिर पूछती है क्या वो अलग होने में कोई समस्या दिखाती है। ईव फिर से मना कर देती है। ईव मनी मन सोचती है कि हिजरी की ताकत बिल्कुल टोका जैसी है। तब हिजरी अपना परिचय देती है कि वो एक दूसरी दुनिया से आए मानव हैं। ईव धीरे धीरे अपनी आवाज पाकर पूछती है कि हिजरी को परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। हिजरी मुस्कुराकर कहती है कि मर्यादा का मामला है, इसलिए मैं बात तो करूंगी। फिर वो बताती है कि उसने हाल ही में एक लेपर्ड वुमन के गायब होने की अफवाह सुनी है और पूछती है क्या ईव किसी को ढूंढ रही है। ईव दांत भींचकर बताते हैं कि वो अपने गुरु को ढूंढ रही है। हिजरी समझ जाती है कि ईव को पूरा विश्वास है कि उसका गुरु इतने राक्षस बड़े भीड़ भाड़ में जिंदा बचा होगा। हिजरी अंदाजा लगाती है कि अगर वो इतने कठोर राक्षसों के दरमियान जिंदा है तो वो जरूर एक असाधारण शक्तिशाली योद्धा होगा। ईव कहती है कि उसके गुरु को ऐसे सरल मापों से नहीं नापा जा सकता। ईव की ये बात सुनकर हिजरी की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। फिर ईव अपना रास्ता पकड़ के वहाँ से निकल जाती है। जंगल के दूसरे हिस्से में टोका की आखिरी लड़ाई जारी होती है। वो राक्षसों के अंतिम झुंड से निपट रहा होता है कि अचानक एक विशाल हाथी सा रूप धारण किया राक्षस हमला करता है, पर पीगी मारू थक कर बिल्कुल शांत हो चुका होता है, इसलिए टोका को अपने हाथों से राक्षस को पैरालाइज करना पड़ता है और फिर उसे पॉइजन देकर मार डालता है। वो यद्यपि टोका के पास अभी थोड़ा एमपी बचा होता है, पर पीगी मारू बिल्कुल खाली हो चुका होता है। टोका उसे शाबाशी देता है और उसका जोड़ तोड़ देता है। फिर सिले को देखकर कहता है कि वो भी बहुत थका होगा और उसे कहता है कि अगर तुम अपनी लिमिट में आ जाओ तो मुझे बता देना, ओके। पर जैसे ही टोका अपना मास्क निकालता है उसके मुंह से खून टपकने लगता है और उसे याद आता है कि पहले गिरने में शायद उसे चोट लग गई होगी, पर वो अपना लेवल देखकर हैरान रह जाता है कि वो 2000 से ऊपर पहुंच चुका है। पर लेवल बढ़ाने से उसकी शारीरिक चोट नहीं बढ़ती। तब वो महसूस करता है कि एक और राक्षस उसे छुपकर देख रहा है, जो है ह्यूमन फेस मॉन्स्टर। टोका जानता है कि बिना सीधी दृष्टि के उसके कौशल काम नहीं करते और ये राक्षस भी इस बात को समझ चुका है। स्ले पर बैठकर वो आखिरी लम्हे की लड़ाई के लिए तैयार होता है। राक्षस मरे हुए शरीरों को ढाल बनाकर उस पर झपटता है और बीम जैसी किरणों से वार करता है और एक किरण टोका को लगती है और दूसरी स्ले को, जिस वजह से टोका गिर पड़ता है। लेकिन फिर भी वो पीगी मारू से एक अंतिम बार सहायता मांगता है और पीगी मारू भी बिना सोचे तैयार हो जाता है। राक्षस धुआं फैलाने के लिए किरण चलाता है और टोका अपना मास्क उतार के दूर फेंक देता है मॉन्स्टर को धोखा देने के लिए। राक्षस धोखे में आकर एक परछाई पर वार करता है। तब टोका उसके ऊपर से आकर राक्षस को पैरालाइज और बजर का प्रयोग कर देता है। फिर एक स्माइल के साथ वो अपनी पूरी योजना मॉन्स्टर को समझाता है कि उसने अपने मास्क से उसे धोखा दिया। पीगी मारू ने उसकी छवि दिखाई और टोका ने स्ले
सूर्य की मदद से हवा में उछलकर आखिरी बार किया। जितने शरीर उस राक्षस ने अपने बचाव के लिए उठाए थे उन्हीं राक्षसों की वजह से उसकी दृष्टि में टोका नहीं आया और टोका को छुपने का मौका मिल गया। फिर टोका थक कर घुटनों पर बैठ जाता है और उसका एचपी बहुत ही ज्यादा कम होता है, पर लेवल बढ़ने के बाद उसे एक नया कौशल मिल जाता है और इसलिए अपने छोटे रूप पर लौट आता और टोका उनसे माफी मांगता है कि उसने अपने दोनों पैर को बहुत ही ज्यादा काम करवा दिया। फिर वो सोचता है कि अब लौट कर सहारा और बाकी सबके पास जाना चाहिए, पर तब तक उसके पैर बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके होते हैं। और जब एक और राक्षस पर हमला करता है, ईव बिजली की तरह आकर एक ही बार में उसे काट डालती है और टोका कहता है मुझे पता था ये जरूर होगा। ईव टोका और बाकी दोनों एनिमल को उठा लेती है और बताते है कि रास्ते में उसकी मुलाकात 3 हीरोज से हुई थी जिनका नाम हिदरी, ईत्सुकी और काबोटो था। टोका पूछता है क्या उसने बाकी तीनों के सामने टोका का नाम लिया? ईव कहती है नहीं, उसे पता नहीं था। उनका संबंध टोका के साथ कहता है इसलिए उसने टोका का नाम उनके सामने नहीं लिया। ईव की ये बात सुनकर टोका सुकून महसूस करता है और सोचता है कि ये बेहतर होगा कि सभी लोग समझें कि वो मर गया है, क्योंकि सभी हीरोज भी गॉडेस विसिया से बदला लेने की यात्रा में उसकी एक रुकावट बन सकते हैं। ईव हैरान हो जाती है कि इतनी बुरी हालत में भी टोका का दिमाग बिल्कुल साफ चल रहा है। फिर अंत में टोका सब लोगों से मिलकर शांत होता है। टोका सारा से कहता है किसी की देखभाल करे। रात को सारा टोका के घाव साफ करती है और टोका सोचता रह जाता है ये लड़की वास्तव में कितनी अद्भुत है। सारा ने टोका के घाव संभालते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि वो न सिर्फ जख्मों को भर सकती है बल्कि तलवारबाज भी बहुत ही अच्छी है वो। फिर वो टोका का फटा हुआ ओवरकोट सिलने लगती है। जब वो देखती है कि टोका अब तक जाग रहा है तो पूछती है नींद क्यों नहीं आ रही? टोका धीरे से बोलता है उसका तनाव अभी तक कम नहीं हुआ इसलिए उसे नींद नहीं आ रही। इस पर सारा उसे अपनी गोद में सर रखकर आराम करने का निवेदन करती है। फिर वो बोलती है वो भी इतनी शांत नहीं है जितना दिखती है। टोका जानता है कि सारा साफ साफ झूठ बोल रही है उसे अच्छा फील करवाने के लिए। फिर वो उसकी बात मान लेता है और धीरे से कहता है बहुत दिनों बाद किसी की गोद में सोने का मुझे मौका मिला। सारा कोमल स्वर में उससे कहती है कि सब जिम्मेदारी अकेले मत उठाओ। टोका हैरान होता पूछता है क्या मैं इतना थका हारा लग रहा हूँ तुम्हें अब? सारा समझाते है कि उस दिन जब सभी मॉन्स्टर ने हमला किया था तब भी टोका ने बहादुरी का चेहरा बनाया रखा था, पर एलिजाबेथ को छोड़कर सब महसूस कर सकते थे कि उसकी पीठ में कितना बोझ लदा हुआ है। उसे डर है कि एक दिन टोका ऐसे ही किसी बोझ के नीचे टूट न जाए। इस पर टोका आधी मुस्कुराहट के साथ कहता है अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो मेरा साथ हमेशा देना। सारा सहमति में सिर हिला देती है और टोका सोचता है कि इस दुनिया में आने के बाद वो फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया है, वरना पहले वाला नरम दिल लड़का तो कब का मर चुका होता। ये सब बोलकर टोका का दिल हल्का होता है और वो कहता है कि फिलहाल सब ठीक है। सारा बोलती है अगर कुछ चाहिए तो बता देना। टोका मजाक में कहता है तुम तो बड़ी ओवर प्रोटेक्टिव हो, एक बड़ी बहन जैसे। ये सुनते ही सारा थोड़ी सी चढ़ जाती है और पूछती है वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? टोका बताता है कि वो सिर्फ 17 साल का है। सारा चौंक जाती है क्योंकि उसे लगा था टोका उससे बड़ा होगा क्योंकि वो एक लॉन्ग लिव्ड हाई एल्फ है, पर फिर बताती है वो खुद सिर्फ 19 साल की है। दोनों एक दूसरे के बारे में कितना कम जानते हैं ये सोचकर सारा के मन में एक हल्का सा संकोच जागता है। टोका मजाक में पूछता है अब मुझे तुम छोटे भाई की तरह ट्रीट करोगी क्या? सारा तुरंत मना कर देती है, बोलती है तुम हमारी पार्टी के नेता है इसलिए उम्र से कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे टोका नींद में डूब जाता है। सारा उसे सोते हुए देखकर महसूस करते हैं कि वो सचमुच कितना थका हुआ था। टोका का शांत चेहरा देखते हुए सारा के दिल में एक गहरी भावना उभर आती है, एक ऐसी जिसकी उम्मीद उसने भी नहीं की थी। सारा उठते वक्त गलती से फिसल कर टोका पर ही गिर जाती है और अचानक इतने नजदीकी से उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और कुछ पल के लिए वो टोका को चूमने की इच्छा को रोक नहीं पाती। लिप बस थोड़े ही दूर होते हैं पर वो खुद को संभाल लेती है और पीछे हट जाती है। अगली सुबह टोका उठता है और देखता है कि सारा बिल्कुल नींद नहीं ले पाई। वो उसकी अनुमति लेकर एक हल्का सा शांत करने वाला स्किल उस पर यूज करता है और सारा धीरे धीरे गहरी नींद में चली जाती है। पर फिर हमें पता चलता है कि टोका रात भर सोया ही नहीं था। उसने सब देखा, सब समझा। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका है कि सारा उसके लिए क्या महसूस करती है। सिंपल शब्दों में सारा उससे प्यार करती है और ये बात उसे हिला देती है। इसके बाद कहानी मोड़ती है काबोटो और टाकाटो बहनों की तरफ। रास्ते में ईत्सुकी काबोटो से पूछती है वो आसागी के ग्रुप में क्यों है जब वो खुद लीडर बन सकती है। काबोटो अपना पहले मॉन्स्टर हंट याद करती है जब वो पहली बार किसी को मार नहीं पाई थी। उस वक्त आसाजी ने हिस्सा लेकर उसे टेस्ट पास कराया था और बोला था कि कमजोरी के पलों में एक दूसरे का साथ देना ही असली ताकत होती है। यही वजह है कि काबोटो आसागी के प्रति इतनी वफादार अभी भी है। ईत्सुकी उसे चेतावनी देती है कि आसाजी में एक खतरनाक साया है। काबोटो भी इस बात को मानती है पर कहती है कि आयाका को बचाने के लिए शायद यही डेंजर उनके काम आएगा। फिर हम वापस टोका और उसके ग्रुप की तरफ आते हैं। जंगल के बीच से गुजरते वक्त सारा कहती है कि उसके पास कुछ स्वीकार करने लायक बात है, पर जब तक वो तैयार नहीं होती तब तक नहीं बताएगी। उसे लगता है कि एक तरफा प्यार इंसाफी नहीं होता, पर साथ ही वो डरती भी है कि सच बोल दिया तो टोका का भरोसा हमेशा के लिए खो देगी। पर उसे ये नहीं पता कि टोका सब जानता है। सारा की इन बातों को सुनकर टोका सुकून महसूस करता है कि सारा को अभी इसका इल्म नहीं हुआ कि उसे भी सारा से प्यार हो गया है और वो फैसला करता है कि हाल फिलहाल सब पहले जैसा ही रहने देगा। वो आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ ट्रीज पर अनोखे जादू युक्त मोहर दिखाई देते हैं। टोका उनका विश्लेषण कर और समझता है कि वो सिर्फ विशेष स्थितियों में सक्रिय होते हैं। सारा बताते हैं कि मोहर बहुत पुरानी है और टूट फूट चुकी है इसलिए अब ट्रिगर नहीं होंगी। टोका मन में आस पकड़ता है कि शायद वो जादूगरनी अभी जिंदा हो। फिर एक गोलम उनके वहाँ आने से जाग जाता है पर टोका उसे पैरालाइज कर देता है। ईव कहती है कि टोका इसे तुम खत्म कर दो, पर टोका मना कर देता है। कहता है कि विच को ये बेइज्जती पसंद नहीं आएगी हमारी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं मॉन्स्टर का बिल्कुल ना होना बता देता है कि वो विच के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। एक छोटी सी कुटिया में जाने के बाद उन्हें नीचे जाने का द्वार मिल जाता है जहाँ अंदर गोलम कुछ खदान खोद रहे होते हैं और क्योंकि वो कोई नुकसान नहीं कर रहे टोका उन्हें कुछ नहीं करता। फिर उन्हें एक बंद दरवाजा मिलता है। टोका उसमें अपनी जादुई ऊर्जा भरना शुरू करता है और तुरंत समझ जाता है ये आम लोगों के लिए नहीं बनाया गया और काफी मेहनत के बाद दरवाजा खुल जाता है। उधर टाकाटो सिस्टर और काबोटो अपने दोस्तों से मिल जाती है। आसागी काबोटो को गले लगाकर सुकून के आंसू बहा देती है। आयाका भी
उसे ठीक देखकर खुश होती है। आसागी फिर अपने लोगों को संदेश भेजने का फैसला करती है जो काबुतो को ढूंढने के लिए गए थे, क्योंकि अब वो जो मिल चुकी है। इतना सब होने के बाद काबुतो समझ जाती है कि उसे और ताकतवर बनना होगा। हिजरी जानकर बोलती है कि जंगल के जासूस दरअसल स्टूडेंट को मारने आए थे, न कि सिर्फ काबुतो को बल्कि कईयों को, और अगर आयका कभी टूट गई तो परिणाम भयानक होगा, पर उसके लिए सब बोरिंग होगा। वापस टोका लोगों की तरफ है। दरवाजे की दूसरी ओर वो पहुंच जाते हैं और हैरान रह जाते हैं कि उनके सामने एक जमीन के नीचे आसमान जैसा दृश्य होता है। टोका सोचता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। फिर उन्हें टैबू विच दिखती है। टोका महसूस करता है कि ये ही शायद उसकी गॉडेस के खिलाफ बदला लेने की कुंजी हो सकती है। फिर टैबू की डायन एरिका टोका और उसकी टीम का स्वागत करती है। टोका चुपचाप सुनता है, पर उसके दिल में एक ही दृढ़ संकल्प जल रहा होता है, मैं गॉडेस की हर एक प्यारी चीज को मिटा दूंगा और अपना बदला पूरा करके ही रहूंगा। फिर सीन कट होता है गॉडेस की तरफ। उसे पता चलता है कि डीमन साम्राज्य की सेना चल पड़ी है हमला करने के लिए। वो अपने सैनिकों को तुरंत हीरोज को वापस बुलाने का आदेश देती है। वो सोचती है कि उसके हीरोज कितने शक्तिशाली हो गए होंगे या शायद कितने जख्मी, पर इस ख्याल से उसे अजीब सी खुशी महसूस होती है। और यहाँ ये एनीमे खत्म होता है। मुझे पता है ये एनीमे पहले से ही बहुत लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया था, पर जब मैंने इसे देखा तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। अगर इतने बड़े लॉन्ग वीडियो पर भी अच्छे खासे व्यूज नहीं आए तो मैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियो फिर से लेकर नहीं आऊंगा। नेक्स्ट किस एनीमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे कमेंट में बता देना और वीडियो को हाइप करना नहीं भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।